हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरी डे विद स्निग्धा। तो आज ही हम इस वीडियो में बहुत ही आपकी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6th असेसमेंट के पार्ट 2 की डिस्कशन करने वाले हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ये आपके मेंस प्री आपके किसी भी सेक्शन में यूज आ सकती है। आपके जीएस की आंसर राइटिंग में, आपके ऐसे आंसर राइटिंग में, आपके इन्वायरमेंट के सेक्शन में स्पेशली ऑब्वियसली ये बहुत यूज आएगी। सो लेट्स डिस्कस द रिपोर्ट। तो सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में ही देख लेते हैं। देखिए, ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपका ये जो बॉडी है ये हमारे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स और रीजंस को असेस करती रहती है पीरियोडिकली। तो आज तक टिल डेट इट हैज प्रोड्यूस्ड 6 रिपोर्ट्स, 5 कंप्लीट रिपोर्ट्स, 6th जो है रिपोर्ट का सेशन अभी चल रहा है। फर्स्ट रिपोर्ट लास्ट अगस्त में, इसकी 6 का मतलब फर्स्ट जो पार्ट है वो लास्ट अगस्त में पब्लिश कर दिया गया था। अब ये सेकंड पार्ट जो है अब नाउ फरवरी में या 1 मार्च को आप कह सकते हैं रिलीज किया गया है। तो उसमें यही कि क्लाइमेट चेंज के कॉजेज क्या है, इम्पैक्ट्स क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये सब के बारे में डिस्कशन की गई है, जो कि हम यहाँ पे डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऑलरेडी बहुत ही यूपीएससी रेलेवेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो आंसर्स में आपको अवॉइड करनी है, एथिक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, GS1 GS2, ये सब पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। आप प्लीज़ जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वहाँ पे मिलेगा। एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, so now let's begin the discuss the key findings of the report। देखिए, सबसे पहले तो देखिए यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, आप जिनकी फोटोग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने कहा है कि हम आईपीसीसी की इस रिपोर्ट को एटलस ऑफ ह्यूमन सफरिंग कह सकते हैं। एटलस ऑफ ह्यूमन सफरिंग, देखिए इसका मतलब क्या है कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से लोगों पे इतना इम्पैक्ट होने वाला है, लोगों की हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, लोगों की मेंटल हेल्थ पे, लोगों की इकोनॉमिक हेल्थ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट्स होने वाले हैं, जिसकी वजह से लोगों की सफरिंग्स जो हैं बहुत बढ़ने वाली हैं। या तो वो गरीबी से मरेंगे, भूखमरी से मरेंगे, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से मरेंगे। तो इसीलिए इन्होंने इस रिपोर्ट को ये कहा है कि इसे हम एटलस ऑफ ह्यूमन सफरिंग भी कह सकते हैं, कि कैसे ये रिपोर्ट बता रही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमंस को कितना सफर करना पड़ेगा इन फ्यूचर। राइट, सो ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है, ये आप अपने एसेज, आंसर राइटिंग में बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। तो इसे प्लीज नोट बना के आप लिख के रखिए। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू कैन यूज दीज इन योर आंसर्स, जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगला पॉइंट रिपोर्ट का फाइंडिंग क्या है कि 40% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट एंड इट्स इम्पैक्ट्स, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स। तो देखिए, अब जैसे कई लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो फ्लडिंग होना वहाँ बहुत जायज है। फिर ऐसे रीजन्स होते हैं जैसे राजस्थान जैसे रीजन्स जहाँ ड्रॉट वगैरह आना, हमने पिछली कुछ वीडियो में मेगा ड्रॉट का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था, वो भी आप जाके चेक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रीजंस की वजह से पीपल जो है क्लाइमेट के इम्पैक्ट्स की वजह से वल्नरेबल हो रहे हैं डिफरेंट डिजास्टर्स को, जैसे कि आप हीट वेव्स कह सकते हैं, फ्लडिंग, ड्रॉट्स, क्लाउड बर्स्ट, ऑल दीज क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड फिनोमिना जो है हमारे वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को हाईली हार्म कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन भी वल्नरेबल है, बट 40% इज हाईली वल्नरेबल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ओके, एंड रिपोर्ट कहती है कि अगर हम 1.5 डिग्री के बिलो अपने टेम्परेचर राइज को रोक पाते हैं तो हम लॉसेस को थोड़ा कम कर पाएंगे। दैट मीन्स इट इंडिकेट्स कि अगर हम क्लाइमेट चेंज को रोकने की तरफ काम करें तो रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव हो सकते हैं। राइट, वैसे ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट जो रिपोर्ट ने प्रेजेंट किया है वो ये है कि 35 मिलियन के अराउंड जो लोग हैं इंडिया में वो कोस्टल फ्लडिंग से सफर करेंगे हर साल। तो
मतलब मिडल ऑफ दिस सेंचुरी यानी कि 2050s तक आप देखेंगे कि इतने लोग एनुअली जो है कोस्टल फ्लडिंग की वजह से डिस्प्लेस होंगे, उनकी एग्रीकल्चर खराब होगी, सैलिनाइजेशन होगी उनकी एग्रीकल्चरल लैंड की। जब ओशन वाटर उसमें आएगा, सी वाटर लेवल राइज करेगा, तो उनकी लो लेइंग लैंड जो है फ्लडेड हो जाएंगी, वो वहां पे रह नहीं पाएंगे, फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, वहां से निकलना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, तो इस वजह से उनकी जो इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे उस कॉन्सेप्ट का राइज होगा। तो बहुत ही हानि होगी लोगों को कोस्टल एरियाज में रहते हुए। तो ये डाटा भी आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, राइट। नाउ अब जो इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आईपीसीसी ने जो रिपोर्ट दी है, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट्स जो है हम देखने को पाए जाएंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट होगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो आप जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने केरला में फ्लड देखा कुछ साल पहले, तो अब देखिए उस फ्लड की रिकवरी में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए जो है केरला को खर्च करने पड़े थे। सेंट्रल सोर्सेज, आउटसाइड सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से वो फंडिंग आई थी, मतलब बट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड जो है वो यूज हुआ था उस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। तो बात वही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने चेंजेस, डिजास्टर्स आ रहे हैं जिससे हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट्स भी बढ़ रही हैं। तो रिपोर्ट ने यही कहा है कि डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज के डैमेजेस की वजह से $24 बिलियन का जो है इम्पैक्ट जो है असेस किए गए हैं। और अगर हम टेम्परेचर को राइज होने से नहीं रोक पाते हैं तो ये कॉस्ट $36 बिलियन तक भी पहुंच सकती है। अब आप एक और एग्जांपल मैं आपको इकोनॉमिक कॉस्ट या इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज की समझाने के लिए यूज कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए आप मनरेगा वर्क्स देखिए, बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे 12 बजे से लेके 3 बजे तक कोई लेबर वर्क या मनरेगा वर्क नहीं होता है। किस लिए? क्योंकि टेम्परेचर इतना राइज कर रहा है कि लेबर के लिए वो वर्किंग कंडीशंस जो है कंड्यूसिव नहीं है। तो देखिए मतलब अपने ये 3 घंटे जो हैं लेबर के वो वेस्ट में जा रहे हैं। 12 भी नहीं, कई सिटीज में तो ये 11 बजे का भी टाइम होता है। तो मतलब इतने लेबर के प्रोडक्टिव आवर्स जो है दे आर गेटिंग लॉस्ट, राइट। अब एक और एग्जांपल भी है कि राइजिंग टेम्परेचर की वजह से एयर कंडीशनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कंपनीज को लेबर के लिए, मशीनरी के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए उनको टेम्परेचर, कंड्यूसिव टेम्परेचर देने के लिए एयर कंडीशनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो ये सब तरीके के इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट जो है टोटल, ये रिपोर्ट जो प्रेडिक्ट कर रही है कि $24 बिलियन या $36 बिलियन तक राइज कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले डिजास्टर्स होते हैं, डैमेजेस होते हैं, उसकी वजह से इकोनॉमिक कॉस्ट राइज होती है। जैसे आप देखिए इसमें एस्टिमेट किया गया है कि अगर सी लेवल राइज होता है तो मुंबई अलोन में उसकी कॉस्ट $162 बिलियन पर ईयर हो सकती है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज जो है हमारी इकोनॉमिक सेटअप पे होगा, राइट। उसके बाद एग्रीकल्चर पे तो नो डाउट, एग्रीकल्चर इज ऑल वेदर इन, टेम्परेचर सेंसिटिव। जितना टेम्परेचर वेरी करेगा उतना हमारी क्रॉप्स जो है इम्पैक्ट होंगी। तो इसमें भी यही कहा गया है कि क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 9% जो है फॉल कर सकती है। इवन देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता जाएगा, आपके क्रॉप्स देखिए शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होती है ऑलरेडी क्रॉप्स की। हमारे इंडिया में तो स्पेशली वेयर हाउसेज नहीं है, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स नहीं है। तो अगर ये सब नहीं है तो मतलब है हमारे क्रॉप लॉस बहुत ज्यादा होगा। प्रोडक्शन के बाद हमारे फ्रूट्स, हमारे वेजीज जो हैं बहुत डिस्ट्रॉय होंगे, जिसकी वजह से हमारे फार्मर की इनकम पे इम्पैक्ट होगा। इन जनरल ऑल्सो क्रॉप को उगाना भी बहुत मुश्किल होगा। देखिए राइस के लिए कुछ टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर चाहिए, बट अगर आपका ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेट्स से x+10 डिग्रीज हो गया है या x+30 डिग्रीज हो गया है, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो वो नॉर्मल क्रॉप्स को नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो इस तरीके के इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आपके डिजास्टर, आपके एग्रीकल्चर, आपकी लेबर वर्किंग पे, आपकी एयर कंडीशनिंग कॉस्ट जो है, ये सब राइज करता है आपका क्लाइमेट चेंज, राइट।
नेक्स्ट, अब इसके बाद बहुत सारे सोशल इम्पैक्ट्स भी आप देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से होंगे, जैसे कि इकोलॉजिकल रिफ्यूजीज मैंने आपको बताया। तो आप ये इमेजिन कर लीजिए, ये इंडिया की कोस्टल सिटी है, यहाँ पे जो है लगातार आप समझिए कि सी लेवल जो है राइज करता जा रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ खेती करके रहते हैं, उनके घर भी हैं। अब जैसे जैसे सी लेवल बढ़ता जाएगा, इनकी खेती की जमीन भी पानी से भरती जाएगी, इनके घर भी उजड़ते जाएंगे फ्लडिंग की वजह से। तो इनके पास क्या ऑप्शन होगा जीने के लिए, कि ये इन कोस्टल एरिया से इनवर्ड मूव करें। ठीक है, तो अब इनकी मूवमेंट किस वजह से हुई, कि इन्वायरमेंट में चेंजेस की वजह से, इसीलिए इन्हें इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज या इकोलॉजिकल रिफ्यूजीज भी कहा जाता है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो इसे आप अपने आंसर राइटिंग में जरूर यूज कीजिए। अब देखिए, तो सबसे पहला सोशल इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का क्या होता है, कि ये लोगों को फोर्स करता है अपने हैबिचुअल प्लेस ऑफ लिविंग को छोड़ के बाहर किसी और एरियाज में शेल्टर फाइंड करने में। तो ये बहुत ही बड़ा सोशल इम्पैक्ट होता है। अब देखिए, इसकी वजह से इन्वायरमेंटल कन्फ्लिक्ट्स, इन्वायरमेंटल वायलेंस जिसे कहते हैं, वो भी राइज होती है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। तो अब जब ये लोग अपनी एरियाज को छोड़ के दूसरे अर्बन एरियाज में शेल्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखते हैं कि उन एरियाज में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि ये आने वाले बाहर से आने वाले लोगों की नीड्स को भी मीट कर सके और ऑलरेडी वहां रहने वाले लोगों की नीड्स को भी मीट कर सके। तो दैट इज व्हेन यहाँ पे कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है नेटिव रेजिडेंट्स एंड रिफ्यूजीज के बीच में। दैट इज व्हाट गिव्स राइज टू इन्वायरमेंटल वायलेंस। राइट, तो ये सेकेंड सोशल इम्पैक्ट जो है आप कह सकते हैं। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों अच्छे से याद करके रखिए। उसके बाद देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो आपके मस्किटोज वगैरह के लिए ह्यूमिडिटी और हीट की कंडीशंस बहुत कंड्यूसिव हो जाती हैं। इसीलिए आप देखिए कि अफ्रीका में बहुत सारी डिसीजेस क्यों जन्म लेती हैं, क्योंकि वहां पे ऐसी हीट और ह्यूमिडिटी की कंडीशंस होती हैं जो कि मस्किटोज के लिए बर्थ लेने के लिए बहुत फेवरेबल होती हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हीट और ह्यूमिडिटी की कंडीशंस चेंज होती जाएंगी, तो हर जगह पे मस्किटोज के जन्म लेने की कंडीशंस बनती जाएंगी, जिसकी वजह से मस्किटो बॉर्न डिसीजेस लाइक डेंगू या कॉलरा वगैरह जो है बहुत स्प्रेड होंगी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो दैट वुड बी द नेक्स्ट सोशल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। राइट, अब देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, ट्रॉमा बढ़ता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत लोग अपनी जान भी खो देते हैं, तो उसकी वजह से उनकी फैमिली की मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है, लाइवलीहुड्स चली जाती हैं। तो इस तरीके से इतने सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं कि इनकी मेंटल, लोगों की मेंटल कंडीशन पे भी, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस और इकोनॉमिक कंडीशन जो है, लोगों की मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये बहुत अच्छा एक एंगल है आपके एसेस में लिखने के लिए, कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी जो है इम्पैक्ट करता है। राइट, उसी तरह इस पे लिखा है कि वाटर शॉर्टेज भी होगी। आप देखिए, गेंजेस में या मेजर रिवर बेसिन जो हैं वो ड्राई होने लग जाएंगे। तो आप देखिए, अगर वाटर नहीं होगा तो दैट मीन्स हमारा सर्वाइवल इज एट रिस्क। तो आपने जीरो डे का कॉन्सेप्ट भी सुना होगा। साउथ अफ्रीका में भी देखा गया था ये, बेंगलुरु जैसी सिटी में भी देखा गया, शिमला में भी लंबी लंबी लाइनें लगी थी लोगों की पानी लेने के लिए। तो वाटर बेसिक नेसेसिटी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से रिवर्स ड्राई होने का बहुत बड़ा थ्रेट रहता है। तो दिस वुड बी द नेक्स्ट सोशल इम्पैक्ट। राइट, नाउ फर्दर, वेदर कंडीशंस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी वेदर कंडीशंस में भी चेंजेस आएंगे। जो आपके दिन है वो बहुत ठंडे या गर्म होते जाएंगे। देखिए, आप देखिए, विंटर्स जो हैं एक्सट्रीम विंटर्स होती जा रही हैं। आपने अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रीसेंट डाटा अगर देखा होगा, तो वो कह रहे हैं कि कोल्डेस्ट विंटर हमने देखी है। तो मतलब क्या है, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर कंडीशन के इतने इम्पैक्ट आ रहे हैं कि समर्स जो है वो अनबियरेबली हॉट होती जा रही हैं, विंटर्स जो है वो अनबियरेबली कोल्ड होते जा रहे हैं। तो मतलब हमारी वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी नॉर्मल सर्वाइवल के लिए बहुत डिफिकल्ट होती जा रही हैं। फिनोमिनास लाइक हीट वेव्स जो हैं वो बढ़ते ही जा रही हैं। हीट वेव्स में बहुत लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। राइट, तो वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। राइट,
अब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे इकोलॉजी, हमारे स्पीसीज, हमारी बायोडाइवर्सिटी पे भी होता है। आपने कोरल रीफ्स पढ़ा होगा जो कि बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। एक पर्टिकुलर रेंज में ही ये सरवाइव करते हैं, उससे ज्यादा या उससे कम अगर टेम्परेचर हो तो कोरल रीफ्स जो है डाई करते हैं या ब्लीचिंग होती है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि कोरल रीफ्स भी रैपिडली जो है ब्लीच हो रही हैं। तो ये कोरल रीफ्स हमारी बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द एमेजोनियन फॉरेस्ट। इनमें जो है हमारी डाइवर्सिटी और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है। तो इसीलिए कोरल रीफ्स का जाना बहुत बड़ा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। वैसे ही जो नॉर्मल स्पीशीज हैं वो भी पोलवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। इसे रेंज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये आपकी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है। अगर कोई स्पीसीज पहले यहाँ रह रहा था 10 डिग्री 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ के बीच बीच में रह रहा था, अब गर्मी की वजह से वो ऊपर बढ़ रहे हैं। दे मे नाउ बी लिविंग बिटवीन 10 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज नॉर्थ। तो देखिए स्पीशीज की भी बहुत मूवमेंट हुई है। जैसे हम इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज की बात कर रहे हैं, वैसे आप ये स्पीशीज में भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे दे आर शिफ्टिंग पोलवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे कंड्यूसिव जो है कंडीशंस उनके पास नहीं बची है रहने के लिए, राइट। तो इस तरीके के इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स देखे जा रहे हैं। देखिए, अब ये रिपोर्ट कहती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिफरेंट सिटीज़ पे डिफरेंट टाइप के इम्पैक्ट्स होंगे। आप कोस्टल सिटीज़ ले लीजिए जैसे कि मुंबई, तो यहाँ पे आपको सिवियर फ्लडिंग, सिवियर सी लेवल राइज ऐसे इश्यूज देखने को मिलेंगे। उधर से अगर आप सिटीज़ लाइक अहमदाबाद ले लीजिए जो कि सी से इतना कनेक्टेड नहीं होंगी, तो वहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर आपने समझा हो तो ये ईजी कॉन्सेप्ट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट सिटीज़ पे डिफरेंट रीजंस की वजह से जो है क्लाइमेट के इम्पैक्ट्स देखे जाएंगे। कहीं पे फ्लडिंग होगी, कहीं पे ड्रॉट्स होंगे, कहीं पे हीट वेव्स होंगी, कहीं पे क्लाउड बर्ड्स एक्सट्रीम लेवल पे देखे जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों के नॉर्मल लिविंग पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो इस रिपोर्ट ने मेंशन की है, वेट बल्ब टेम्परेचर। ये आपके प्री में इजीली पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। सो सी, वेट बल्ब टेम्परेचर में आपकी हीट और ह्यूमिडिटी की कंडीशंस को कंबाइन करके टेम्परेचर जो है असेस किया जाता है। ठीक है, हीट एंड ह्यूमिडिटी H+H, ये प्लीज याद रखिएगा, राइट। अब अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली डेंजरस कंडीशन प्रेजेंट करता है ह्यूमन सर्वाइवर के लिए। और अगर ये 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए तो दैट मीन्स इट वुड बी एन अनसर्वाइबल कंडीशन। लोग जो हैं इस कंडीशन में जीवित ही नहीं रह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरते रहेंगे। तो आप ये 3 डेटाज प्लीज़ याद करके रखिए, प्री में कभी भी पूछा जा सकता है। अब देखिए इंडिया के बारे में ये कहा गया है रिपोर्ट में कि कभी भी 31 डिग्री से ज़्यादा जो है वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड नहीं किया है, इसीलिए हम देखिए थोड़ा सर्वाइव कर पा रहे हैं। हमेशा 25 to 30 के बीच में इंडिया में वेट बल्ब टेम्परेचर रहा है। बट ये कहते हैं कि अगर हम एमिशंस को कट नहीं करते हैं तो ये हो सकता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो है हमारा 31 डिग्री को क्रॉस कर जाए, जो कि हमारे लिए सर्वाइवल की कंडीशंस के लिए कंड्यूसिव नहीं होगा। नाउ अब इसके सॉल्यूशंस क्या है जो इतना क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं। तो देखिए हर लेवल पे हमें वर्क करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेट करना पड़ेगा, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी, देन कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने लेवल पे वर्क करें। इंटरनेशनल लेवल यही होगा कि कंट्रीज मिलके क्लाइमेट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करें, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करें कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कैसे कम्बैट करना है। तो जैसे कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपका पेरिस अग्रीमेंट, ये सब जो है इन्हें अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हर कंट्री को रिस्पॉन्सिबली, राइट। दैट वुड बी द इंटरनेशनल स्टेप्स। नेशनल पे इंडिया ने देखिए कमिटमेंट्स की है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रहा है, नेचुरल गैस को पुश कर रहा है, या इंडिया का जो ये 8
सेट प्रोग्राम है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसमें 8 सब प्रोग्राम्स हैं, आप इसे डिटेल में पढ़िए अपने एनवायरनमेंट के सेक्शन में। तो इन सबको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करें ताकि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स मिल सके। उसके बाद हम हर कम्युनिटी इंडिविजुअल लेवल पे ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट चेक करें। हमें खुद को वाटर सेव करना चाहिए, हमें अपना वेस्ट अच्छे से मैनेज करना चाहिए, एयर कंडीशनिंग वगैरह देखनी चाहिए, व्हीकलर मूवमेंट हमें यूसेज जो है अपनी देखनी चाहिए कि हमारा डेली लेवल पे इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट है, क्लाइमेट पे कितना इम्पैक्ट है। तो अगर एक एक इंडिविजुअल मिलके ये सोचेगा तो पूरी हम जो ह्यूमैनिटी है क्लाइमेट चेंज को चेंज होने से, एक्सट्रीम होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। एफॉरेस्टेशन, कम्युनिटी फॉरेस्टेशन, ये सब प्रमोट करना चाहिए क्योंकि फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स होते हैं, इन्वायरमेंट को मैनेज करते हैं। तो फॉरेस्ट ग्रोथ पे हमें फोकस करना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इस कॉन्सेप्ट को हमें अपनाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम इन्वायरमेंट पे अपना इम्पैक्ट कम कर सके। और इस सब के लिए अवेयरनेस जनरेशन जो है वो बेसिक लेवल होगी। तो ये कुछ सॉल्यूशंस है जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। नाउ दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।